साथ निकालना पड़ेगा। बाकी में क्या सोच ऐसे ये लोग भी रहेंगे ना हमारे साथ, तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं बच गया सर इस केस में, मेरे नाम के सामने एक बात है वो बच गया। अभी आ जाएगा, मैं इनके साथ देने वाला था, अभी तक आज रिजल्ट आ जाता, आ जाएगा ना, आ जाएगा। But they are short in training period. So they are sure. They are short in training period. सर 43 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई है ऋषि। नहीं, लॉ है, होपफुल की एग्जामिशन मिलेगा, कम से कम इतना तो आनी चाहिए, पर जबकि मैंने उनको सिर्फ 70% ही पढ़ाया, 70 60% कोर्स ही पढ़ाया, 60% कोर्स में हो गया। सर लेकिन अगर 43 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए तो उनको 41 करेक्ट होना ही, जो कि पॉसिबल नहीं है। देख 60 मार्क्स का मैं पढ़ा के आया हूँ, 40 तो पढ़ेंगे ना खुद से इतना तो करेंगे। ऑब्वियसली मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 100 तो पढ़ा ही होगा, और उसमें 60 तो आएंगे। खैर देखो, चल बाकी भी निकालोगे ना, एक से थोड़ी बार चलेगा। चलो, हाँ कोई तो भी कुछ तो भी बोल रहा था, सर ये भी बचा है, सर वो भी बचा है। दादा पेज नंबर बता दो। ये बचा है, चलो ठीक। अच्छा चलो चलो चलो, अरे भाई छोड़, जाने दो। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग विजिबल है, चल। अच्छा देखो, शेयर्स के बारे में बता रहा है, ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, पता है अपने को ये सब चीजें, जो नहीं पता होगा मेरे को पूछ लेना, ठीक है। देखो सुनो, a share represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount of paid up thereon based on the total capital payable to the company. पेड अप कैपिटल में हमेशा बोलता हूं अपन, पेड अप कैपिटल से कंसर्न है, ना ऑथराइज से, ना इशूड से, ना कुछ से। अगर तुमने क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस पढ़ी होगी तो उसमें सबसे आखिरी में पेड अप आता, ध्यान है? सबसे पहले क्या आता, उसके बाद पहले नॉमिनल आता। अबे नॉमिनल ऑथराइज एक ही है, पहले नॉमिनल आता, इशूड, फिर हाँ कॉल्ड, फिर पेड अप। तो मतलब सबसे कम कलेक्शन तुम्हारा पेड अप में होगा, ठीक है। मतलब तुमने हो सकता है कि 10 लाख का ऑथराइज्ड होगा तो सिर्फ हो सकता है कि 50,000 ही आया हो, तो अपने को वो 50,000 से ही मतलब है। उसमें एग्जाम्पल दिया है क्लासिफिकेशन वाली लिस्ट में, और एक ही एग्जाम्पल को उसने पूरे उसमें कंटिन्यू किया है। अगर एग्जाम्पल भी पढ़ लोगे तो तुमको पूरे कंसेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। सो वी आर ओनली कंसर्न विद द पेड अप कैपिटल, और कुछ भी नहीं। ऑथराइज देखना भी मत, इशूड भी मत देखना, ठीक है। अच्छा, शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये पता है अपने को। शेयर सर्टिफिकेट सुना है नाम किसी ने? पहले शेयर सर्टिफिकेट के एक तुमको वो मिलते थे कागज, ठीक है। बट सिंस अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तो डीमैट फॉर्म में मिलते हैं, डीमटेरियलाइज्ड। मटेरियलाइज मतलब भैया कागज वाला हिस्सा, डीमटेरियलाइज मतलब सब ऑनलाइन, ठीक है। पहले क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट जब घूमते थे तो उस समय तुमको एक एफआईआर वगैरह सब करनी पड़ती थी, वो आज भी करनी पड़ती है। अगर 10 साल पहले तक के तुम्हारे शेयर्स थे या डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट में थे तुम्हारे, तो उसको अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो तुमको एफआईआर वगैरह और ये सब दुनिया भर के झाम है, वो करना पड़ता है, और ऑनलाइन कन्वर्ट करना पड़ता है शेयर्स को। डीमैट का फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ तुमको एफआईआर भी लगती है। अगर शेयर सर्टिफिकेट घूम गया है तो एफआईआर लगती है, इंडेमनिटी बॉन्ड लगता है, और एक स्टैम्प पेपर लगता है। ओरिजिनल पड़ा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। यस यस यस। देखो, शेयर शैल बी नंबर्ड, ऑब्वियसली इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। Not apply to a share held by a person whose name is entered in as a holder of the beneficial interest. सुनो, मेरे को बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। ठीक है ना, हाँ ठीक।
इसका नंबर ही बराबर सर वो ग्रुप पे है सर, ग्रुप पे ग्रुप पे है ना? ग्रुप पे सेम ही लिख रहे हैं ना, ऋषभ सर की ना। सर मैं डाल दूं मैसेज ज्वाइन फॉर लॉ? सर हाँ लग रहा है। बस कुछ नहीं करना होता सर, जूम ऑन कर लो। ठीक है सर, तो वो ओबीएस को जूम से कनेक्ट कीजिए। ओके सर, ये ऑडियो लगेगा। ठीक है ना सर। अच्छा भाई क्या हो गया ऐसा कि फोन निकाल लिया सबने? अच्छा, एक को कॉल करने के लिए अपन सब कॉल कर रहे, वाह। मैं कर दो सर। हाँ नहीं तू रहने दे, कुछ नहीं कर सकते अब, जाने दे। एक लिमिट के बाद अपन भी नहीं बोल सकते। सुनो, मेरे को ये शेयर्स वाली नंबर वाली लाइन का सब मतलब समझ रहे हो? नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन whose name is entered as the holder of the beneficial interest in such share in the records of a depository. डिपॉजिटरी में है चीज, ठीक है। डिपॉजिटरी मतलब अपने यहाँ दो डिपॉजिटरी है। नहीं नहीं, डिपॉजिटरी कौन कौन सी है? एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज है, ठीक है। अब ये दो डिपॉजिटरीज में तुम्हारे शेयर्स होल्ड होते हैं, या तो एनएससी में होंगे या तो बीएससी में होंगे, ठीक है। दो ही तरीके हैं तुम्हारे पास शेयर खरीदने के, या तो एनएससी से लो या बीएससी से लो, ये दोनों तुम्हारे डिपॉजिटरीज हो गए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? नॉट टू अप्लाई टू अ शेयर, नॉट दिस, जो ये उसने नंबर्स लिखे हैं कि शेयर्स नंबर्ड होने चाहिए, दिस थिंग डज नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन whose name is entered as a holder of the beneficial interest. होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या? बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब वो शेयर में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो शेयर की होल्डिंग है उसके पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज द होल्डर ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब मेरा जो बंदा है, ये नॉमिनी की बात कर रहा है बॉस। अगर आपके शेयर्स का नॉमिनी है तो नॉमिनी के ऊपर में जो शेयर्स का नंबर लिखेगा वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नॉर्मल होल्डर के ऊपर लिखा जाएगा। मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस के, ठीक है। जो 100 शेयर मैंने लिए, मैंने, मेरा एक नॉमिनी होगा डीमैट अकाउंट का, मेरे मरने के बाद उसको वो शेयर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं, अगर अगर वो मेरे नाम पे शेयर्स है तो क्या वो शेयर्स इंस्टेंटली मेरे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे रहते हुए? नहीं, मेरे मरने के बाद ही होगा, ठीक है। लेकिन उसका नाम कहीं ना कहीं तो लिखा है, डिपॉजिटरी में भी दिया हुआ है उसका नाम, लेकिन उसके नाम पे शेयर्स नहीं चढ़े अभी तक, और तब तक ही नहीं चढ़ेंगे जब तक कि मैं मरूंगा नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शेयर्स मेरे पास है वो नंबर्ड है, बट उसके पास जो इनडायरेक्टली आएंगे वो अभी तक तो नंबर्ड नहीं है, ठीक है। जब आएंगे तो सेम ही आएंगे, तब उसके पास नंबर्ड शेयर्स आएंगे, तब उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट रहेगा उसमें। बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसका उस समय रहेगा जब मैं मर जाऊंगा, तब उसको मिलेगा। ऐसे मुंह मत बनाओ, जम रहा है? मतलब वो मरने के बाद की बात कर रहा है, पहले की नहीं, ठीक है। और इतना टेंशन भी मत लो, ये सिर्फ एक तुम्हारी नॉलेज के लिए, ये वाला दिस इज जस्ट एक नॉलेज वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा, शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ इन द कंपनी, कैसे? हाउ इज शेयर एन इंटरेस्ट? कंपनी में अपन ने पैसे दिए तो कोई वजह से दिए होंगे, ठीक है। अपने को या तो प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स, या अपने को पता है कि भैया शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, अपने को रिटर्न्स देगा अच्छे खासे, इसलिए अपन ने इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसकी एक लाइन है वो जो पढ़ लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट वाली, ये देखो। अ शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी बट ऑल्सो सर्टन अदर राइट्स विच अक्रू टू हिम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब वो कंपनी के साथ जो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो उसके ऊपर भी बेस रह सकता है, उसके अलावा क्या राइट्स हो सकते हैं उसके? जो कॉन्ट्रैक्चुअल है मतलब लिखा हुआ है बॉस कि ये तो है, उसके अलावा क्या राइट्स होते हैं? ट्रांसफर करना, हाँ, यस, इट इज अ राइट, यस यस। शेयर को ट्रांसफर करना इज अ राइट ऑफ द शेयर होल्डर,
ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में है तो ऑब्वियसली है। अच्छा, तो ये जो अदर राइट्स की बात कर रहे हैं ना, ये वो वाले राइट्स है जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है लेकिन उसके पास है, फिर भी शेयर होल्डर के पास, ही ओन्स द कंपनी, भले ही छोटा सा हिस्सा है लेकिन उसके पास है, उसको एजीएम में बुलाना ही पड़ेगा, भले ही एक शेयर क्यों ना है, ये उसका हक है, ठीक है। उसका ओपिनियन लेना इनका हक है, भले वो दे ना दे वो बात अलग है, उसका ओपिनियन लेना इनका काम है, कंपनी का काम है ओपिनियन लेना, वो दे ना दे उसका बात अलग है। यस, कंपनी का एमओए और एओए ये उसको प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना, ये उसका काम है, ठीक है। अच्छा चलो, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यार ये तो बच्चों वाली चीज लगती मालूम। देखो चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में वोटिंग राइट्स वाले हो सकते हैं और विद डिफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड। डिफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड पढ़े क्या अपन ने? नहीं। डिफरेंशियल राइट्स क्या होते? व्हाट आर डिफरेंशियल राइट्स? डिविडेंड पे लास्ट क्लेम मिलेगा, वो तो ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, नहीं। सी लिसन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती और हर कंपनी को कितना डिविडेंड देना है वो भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपको 200 रुपए का अगर आपका शेयर है तो आपको 150 रुपए का डिविडेंड मिल जाए कुछ साल, लेकिन हो सकता है कि अगर 200 का शेयर है तो आपको 1 रुपया भी ना मिले। एक अभी कंपनी थी, अगर तुमको पता होगा तो, मारिको इंटरनेशनल, नहीं मारिको नहीं थी, आई गेस एम से कोई तो भी नाम था उसका, हाँ मारिको या कोई तो भी ऐसी कंपनी थी, वो उसका शेयर प्राइस 1025 पे चल रहा था, ठीक है। दिस कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 1052%, 55% या ऐसे कुछ का उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है दिस इज डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर होगा तो 10 रुपए के शेयर के हिसाब से डिविडेंड, ठीक है। नहीं, सो द डिविडेंड, उसका शेयर प्राइस जो था फेस वैल्यू दैट वाज 10 एंड द डिविडेंड वाज 500 टाइम्स, नहीं सॉरी, नहीं, द डिविडेंड वाज 900, ठीक है। सो इट वाज 90 रुपीज, 90 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, 90 टाइम्स। ये जनवरी, यस, मिले थे क्या अपन? सुनो, ये कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसने 990 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर शेयर, 1000 रुपए का शेयर था, 990 रुपए डिविडेंड में बांट रही थी। बहुत रेयर केस सिनेरियो था लेकिन हुआ था, यस। और ऑब्वियसली डिविडेंड बांटते तो शेयर प्राइस टूटता ही है क्योंकि इतना हिस्सा आपने दे दिया है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली अ ट्रैप। इसमें हुआ क्या था कि 900 रुपए उसने दे तो दिए, लेकिन ये 900 रुपए डिविडेंड पे आजकल टीडीएस कटने लगा है, टैक्स कटने लगा है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया इतने इतने लोगों ने इतना डिविडेंड लिया है, तो उन्होंने उसका टैक्स भी काट लिया और शेयर प्राइस अगले ही दिन आपका कितना 100 रुपए पे आ गया था, 120 रुपए पे आ गया था वो शेयर प्राइस, ठीक है। तो आपका फायदा कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। आपने जो पैसा डाला था आपको वापस ही मिला, लेकिन अब ये हुआ कि भैया गवर्नमेंट को पता पड़ गया कि आपको डिविडेंड गया है, फायदा कुछ नहीं हुआ इसमें। आपका फायदा कब होगा? जब आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। इंक्रीज हुआ था 4 दिन या 10 दिन अपर सर्किट पे था, उसके बाद फिर यस। सो विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर वालों के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है कि उनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो ये याद रखना, हमेशा अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो ही डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी ने नहीं डिक्लेयर किया जिस साल, नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और ये कंपनी के ऊपर है कि उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। ये आप बोल नहीं सकते कि भैया इस साल डिविडेंड क्यों नहीं दिया, ठीक है। और कंपनी अगर लॉसेस में रही तो भी डिविडेंड दे सकती है, ये कहीं लिखा नहीं है, उसके अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो तुम सीए फाइनल में देखोगे कि अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड कैसे देना, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, टाटा मोटर्स in 2008 introduced equity shares with a differential voting right called as A equity shares in its right issue. Right issue क्या होता है? यस, जैसे अपने पास 10 शेयर है,
अपने पास 10 शेयर है, ठीक है, टाटा मोटर्स के। अपने को ऑप्शन मिलता है कि भैया हम आपको 5 शेयर और देने वाले हैं, मतलब 1:2 का रेशियो है। अगर आपके पास एक शेयर है तो हम आपको 2 और देने, नहीं ये बोनस में हो गया, 2:1 के रेशियो में आपको शेयर देने वाले हैं। अगर आपका 10 शेयर है तो हम आपको 5 शेयर देने वाले हैं। आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और ये जो हम 5 शेयर आपको देंगे ना, अगर मार्केट वैल्यू 200 की चल रही है तो हम आपको 180 में देंगे या 170 में देंगे, मतलब थोड़ा कम रेट पे देंगे। ये क्यों दे रहे हैं, ये क्यों इनको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी शेयर्स है। ये जो राइट इशू होता है ना, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, ये किसी बाहर वालों को नहीं मिलता। और ये जो राइट्स है, जो 170 में खरीदने का राइट है, तो ऑब्वियसली जिस दिन आपको शेयर मिलेंगे वो उसी दिन आपका 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 170 में मिला, मार्केट प्राइस में 200 चल ही रहा है, तो आपका 30 का तो फायदा हो ही गया। ठीक है, नहीं, रेशियो है 2:1, 3:1, 5:1। यस, ठीक है, मतलब आपके 10 शेयर है तो आपको हो सकता है 2 मिले, 1 मिले, 3 मिले, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, राइट इशू का बेसिकली मतलब इतना है कि आपको हक है कि आप या तो वो शेयर ले लो या तो उसको अवॉइड कर दो। अगर आप वो अवॉइड करते हो तो आपका वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा। अगर आप उसको किसी और को दे देते हो, मतलब ये आपका हक है ना, तो आप अपना हक किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। कोई लॉक इन नहीं, लॉक इन बोनस में रहता है, इसमें नहीं रहता। अच्छा सुनो ये एग्जांपल। In this issue, every 10 equity shares carried on only one voting right, but would get 5% points more dividend than the dividend declared on ordinary shares. ये जो इनने प्रेफरेंशियल इक्विटी वाले राइट्स दिए थे ना वोटिंग शेयर्स के, इसमें हुआ क्या, ये बोलते हैं कि बॉस इन्होंने जो एक्स्ट्रा शेयर निकाले थे इक्विटी के, उसमें इन्होंने हक दिया कि भैया 10 शेयर पे सिर्फ एक शेयर को वोटिंग राइट मिलेगा। इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। क्या, नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो। ये बोल रहा है कि भैया हम तुमको 10 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ठीक है, ये 10 इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कंडीशंस अटैच्ड है। कंडीशंस क्या है कि ये 10 में से सिर्फ एक शेयर के पास में वोटिंग राइट्स रहेंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इसके बजाय हम आपको 5% ज्यादा डिविडेंड देंगे। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में हम डिविडेंड बांटेंगे, हो सकता है नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में 10% का डिविडेंड जा रहा है, तो आपको 15% का मिलेगा। ये आपको एडवांटेज मिल रहा है। आपको वोटिंग भले ही कम मिलेगी लेकिन आपको शेयर पे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो ये हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रहे हैं। नॉर्मली तो क्या होता है भैया, इक्विटी शेयर मतलब वोटिंग वाला अपन समझ के चलते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब है भैया हम आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कमाने का मौका है आपके पास। 10 शेयर लो, एक पे वोटिंग राइट है और डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। ठीक है, दिस इज योर एडवांटेज। ठीक, अच्छा देखो, सिंस ए इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी द सिमिलर वोटिंग राइट्स, इट वाज बीइंग ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट। ये जमा क्या है, ये 100 पे अगर समझ लो टाटा मोटर्स का शेयर चल रहा था, तो ये वाले जो शेयर्स थे थोड़े कम पे चल रहे थे। ठीक है, चलो, और कम पे क्यों चल रहे थे, क्योंकि उनके वोटिंग राइट सेम नहीं थे। इस पे 10 पे 1 पे वोटिंग था और नॉर्मल शेयर्स पे 1 पे 1 वोटिंग है। ठीक है, अगर आपको कंपनी का कंट्रोल चाहिए रहता तो वोटिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मत लो, जब ये इशू होगा तो वेट करो उसका। वोटिंग राइट विल नॉट बी देयर देन, नहीं रहेगी। मिनिमम 10 बोल रहा है ना वो, मतलब 10 होने ही चाहिए आपके पास। 10 में से एक है, अगर आपके पास 10 ही नहीं तो वोटिंग राइट का आएगा, एक तो मिलेगा ही नहीं, आधे का तो थोड़ी ना दोगे, शेयर तो एक ही होता है ना। ठीक है, देखो, अदर कंपनीज विच हैव इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन अमंग अदर्स। मतलब ये कंपनीज के एग्जांपल है जो लिस्टेड है और इन लोगों ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स को इशू किया है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, नो वोटिंग, कुछ भी नो वोटिंग राइट्स वाले नहीं। डिफरेंशियल वाले रहते हैं, फिर तुमको राइट बोनस वाले रहते हैं। कुछ होते हैं शेयर जिसमें बोनस एक्स्ट्रा इशू होता है। ठीक है, कुछ होता है जिसमें तुमको स्टॉक स्प्लिट होता है, शेयर स्प्लिट। तुमको नहीं समझेगा, अभी छोड़ो। देखो, अच्छा, प्रेफरेंशियल कैपिटल ये तो अपने को पता है,
This act shall not affect the rights of the preference shareholders who are entitled to participate in the proceedings of winding up before the commencement of this act. मतलब ये बात कर रहा है कि भैया ये एक्ट जब बना था उसके पहले जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, वैसे तो अभी भी कोई अपना मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट में आप वैसे भी प्रेफरेंस शेयर को भाव नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि इनकी वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो आपको कोई मतलब ही नहीं रहता इनसे. आपको इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है. इनका कोई संबंध नहीं रहता वोटिंग से. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ओनली देयर फॉर द इंटरेस्ट. कभी कभी देखा है ना तुम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ये लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स. तो ये 12% और 10% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलता है साल भर का, ठीक है. मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है. डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ये तुमको पेमेंट करनी है. प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. डिविडेंड का अभी मैंने बताया, लॉस पे रहेगा तो कैसा उसका एक प्रोसीजर है, वो भी तुम आगे देखोगे, इसमें नहीं है अपने को. नहीं, वो इंटर में मिल जाएगा तुमको, ठीक है. देखो, अरे ये देखो रे, इक्विटी शेयर कैपिटल, एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल द शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अरे सुन रहे क्या रे, सुनो. इक्विटी शेयर कैपिटल विद द रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी बोल रहा है भैया, इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, सीधी सी बात, ठीक है. ये डेफिनेशन बोल रहा है और एक्चुअली है, डेफिनेशन यही है, ठीक है. अच्छा अब सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या डेफिनेशन बोल रहा है? मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट. प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है, ऑब्वियसली अपने को इक्विटी वालों से ज्यादा राइट मिलते हैं. इक्विटी वालों से पहले पेमेंट होता है प्रेफरेंस वालों का हर चीज में, ठीक है. डिविडेंड तो मिलता ही है उनको सबसे पहले, और ये जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले इन द सेंस कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है, सबसे आखिरी इक्विटी वालों को पैसा मिलता है. और बचेगा तो मिलेगा, वरना तो नहीं मिलता, ठीक है. अच्छा, नहीं ये बहुत चिल्लर है, ये वही सेम चीज रिपीट कर रहा है. चलो, जाना नहीं है रे, जाना नहीं है. अच्छा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सुनो सुनो, मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, बहुत चिल्लर है, एक्चुअल पेपर से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, सुनना बस, कोई बोलना नहीं बीच में बस. देखो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट which can be inspected by anybody at the office of the registrar of company. registrar of company पता है क्या है? ROC. यहाँ पे सब चीजें रहती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है. तो किसी भी बंदे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर पढ़ना है तो वो ROC में इन्फॉर्म करके उसकी कॉपी निकाल सकता है ऑनलाइन. यस, प्रिस्क्राइब फीस लगेगी. एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इट्स कंटेंट्स. ये अपन ने डिस्कस किए थे कल, मैंने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये पॉइंट आने वाला है. अज्यूम करो यार. देखो, फिर से पढ़ रहा हूं ये लाइन, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इट्स कंटेंट. कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है, कुछ जिम्मेदारी कंपनी की होती है. आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एमओए और एओए के बारे में पूरी नॉलेज है, आप पढ़ के आए हो. आप अगर कंपनी से डीलिंग कर रहे हो तो आपको एमओए और एओए की पूरी नॉलेज है कंपनी के, ठीक है. अब सुनो, thus memorandum helps in regulating the external affairs of the company in relation to the outsiders. बाहर वालों को ये पता होना चाहिए कि एओए में क्या लिखा है. अब जब बाहर वालों को ये पता है कि एओए में क्या लिखा है तो उनको ये पता है कि कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, कंपनी की इंटरनल लॉज क्या है, इंटरनल प्रोसीजर क्या है, ये पता है उसको. तो वो इस मामले में तो गलत नहीं हो सकता बॉस कि उसको इंटरनल प्रोसीडिंग्स नहीं पता है. ही 100% नोज ऑल द प्रोसीडिंग्स, ठीक है. फिर आउटसाइडर्स आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम
can know whether the contract which they wish to make is within the object of the company or not. Object मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज याद है मेमोरेंडम का? क्या था? कंपनी क्या करती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. तो अगर ऐसा कोई चीज है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है, मतलब कंपनी की अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो बोल रही है कि भैया मैं जूते चप्पल बेचूंगी, ठीक है, सो इट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो नहीं कर सकती. ये बात आपको पता है. कैसे? आपने मेमोरेंडम पढ़ा हुआ है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं. तो अगर आप हमारे साथ जूते चप्पल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और बाद में कंपनी मुकर जाती है, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी जो आपने पूरी नहीं करी. ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, आपने एमओए और एओए नहीं पढ़ा. इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट अगर नहीं पता है हमारी कंपनी का, तो ये हम खुद से होके नहीं बताएंगे, आप पढ़ोगे. ठीक है, सब पब्लिक, यस, दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन कि भैया हम ये करते हैं. ये एमओए और एओए डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल है. आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है. कंपनी इज सेफ, याद रखना. कंपनी इज सेफ. कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, आउटसाइडर को टेंशन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारी जिम्मेदारी है. घर पे थोड़े ना ला के देंगे, ले भाई हमारा एमओए और ये पढ़ ले. तू तो कैसी बात कर रहा है यार तू. अरे शेयर वाली बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे. यहाँ पे किसकी बात चल रही है? आउटसाइडर्स की बात चल रही है. शेयर वाले तो इनसाइडर हो गए ना तेरे. तूने शेयर खरीदा है, तेरे को एमओए तो होगा ही ना तेरे पास. अच्छा देखो, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इंपेरेटिव मे बी द नेसेसिटी ऑफ द डिपार्चर. मतलब कितना ही जरूरी क्यों ना हो मेमोरेंडम के बाहर जाने के लिए, मतलब कंपनी कितनी कोशिश कर ले कि भाई मेमोरेंडम के बाहर एक्ट कर ले, लेकिन लीगली वो एक्ट नहीं कर सकती, कितना ही जरूरी क्यों ना हो जाए. ठीक. फिर इट कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम. अपन ने बोला था मेमोरेंडम एकदम भगवत गीता जैसा है, इसमें जो लिखा है कंपनी वही करेगी. ठीक है. इफ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी. अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या बताया था मैंने? यस, समथिंग विच इज बियॉन्ड योर पावर इज अल्ट्रा वायर्स. तो अगर पावर के अंदर है तो उसका क्या वर्ड होगा? पावर के बाहर है तो अल्ट्रा वायर्स है आपके लिए, मतलब आप नहीं कर सकते हो. अल्ट्रा इंट्रा, अल्ट्रा इंट्रा, इंट्रा वायर्स मतलब मेरी ताकत है करने की वो. ठीक है. अच्छा अब देखो, मैं सीए हूं, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता हूं जहां सीए का सर्टिफिकेट लगता हो या ऑडिट रिपोर्ट लगती हो, मैं उस पर साइन कर सकता हूं. दिस इज विद इन माई पावर. ये मेरे को अथॉरिटी दी गई है सीए इंस्टीट्यूट से कि भैया आपकी पावर है कि आप ये ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकते हो. तो दिस व्हाट आई एम डूइंग, द सिग्नेचर विच आई एम पुटिंग ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इज इंट्रा वायर्स. ठीक है, आई हैव द अथॉरिटी. अगर तुम लोग करते हो वही चीज तो तुम्हारे लिए वो अल्ट्रा वायर्स है. मेरे लिए इंट्रा वायर्स हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए अल्ट्रा वायर्स है क्योंकि तुमको वो पावर नहीं है, तुम लोग को सीए का सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक. ठीक है. जिस दिन तुमको सीए का सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हारे भी पावर के अंदर आ जाएगा वो. अग्रीड? तब वो इंट्रा वायर्स होगा. सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. डॉक्ट्रिन क्या होती है? एक ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड कि हाँ भैया ये चीज पॉसिबल होती है. डॉक्ट्रिन इज समथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ प्रिंसिपल. जमा? नहीं जमा तो लिख लो वहां पे, डॉक्ट्रिन आगे है तुमको इसी के बाद में. अच्छा देखो, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी ड्रॉन अप in form such as given in table A, B, C, D, E in the schedule 1 of the Companies Act. मतलब जो फॉर्म्स में आप लिखोगे कि भैया मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज और ये सब चीजें जो लिखोगे ये आपको टेबल्स में दिया हुआ है. टेबल A, B, C, D, E, F. अच्छा मेरे को बताओ, ये टेबल A, ये देखना इधर टेबल A लिखा हुआ है, ये दिख रहा है? टेबल A इज फॉर कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल B इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी not having share capital. Table C is for company limited by guarantee having share capital. जमा? Table D is for unlimited company और Table E is for unlimited company having share capital. ये सीक्वेंस याद करना, ये तुमको आगे भी आएगी. टेबल A, B, C, D, E, F लाइन से चलो. पहला वाला लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा
लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। खत्म। सीक्वेंस याद कर लिए, एबीसीडी बाद में जोड़ लेना। अनलिमिटेड का बताया ना, कंसेप्ट इज नॉट प्रैक्टिकल इन टुडेज वर्ल्ड। ये चलता है, ये बहुत पुराना, ये 1956 का लिखा हुआ है, जो अभी भी इनने अमेंड नहीं किया है। ठीक है, 2013 में भी इनने करना चाहिए था कायदे से, बट वो कंसेप्ट हटाया नहीं है। शायद कुछ ऐसे रीजन है जो अपने को नहीं समझते कि भैया अनलिमिटेड कंपनी क्यों फॉर्म होती है। इट इज बियॉन्ड माई नॉलेज कि भैया अनलिमिटेड कंपनी बनाने का मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखो कंटेंट ऑफ ए मेमोरेंडम, मतलब एमओए के कंटेंट बता रहे हैं। नेम क्लॉज, परमिशन से 100 हो सकता है वो। अबे यार तुम 200 लोगों की पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करना कितना टफ है, देखो सोचो ना। भाई पैसे तो बांटेगा, पैसे तो बांटेगा। टेलीकॉम कंपनी एज अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सब कुछ मिल गया हमको, सब कुछ मिल गया। अब पार्टनर्स ऐसे रखे हमने स्टेट वाइज, स्टेट में पार्टनर, सिटी वाइज ऐसे, जोन वाइज, तू इस जोन का संभाल, तू इस जोन रख सकते ना, 200 भी रख सकते ना। रख भाई सारे पार्टनर्स मिला के लिमिट है, सारे पार्टनर्स मिला के, भले कुछ भी हो पार्टनर है ना। रख सकते हो, लेकिन वो पार्टनर में काउंट किया जाएगा जब तुम्हारे ऊपर केस होगा। ठीक है, कर सकते, कर सकते। सुनो, नेम क्लॉज में क्या रहेगा? मेमोरेंडम के नेम क्लॉज में क्या रहेगा? पब्लिक है, प्राइवेट है। ठीक है, ये देखो पब्लिक रहेंगी। अरे भाई नेम में आएगा, नेचर क्लॉज कोई नहीं है, नेम क्लॉज है। ठीक है, देखो कंपनी का नाम लिखा रहेगा, उसके एंड में लिमिटेड लिखा है तो क्या हो गई वो? पब्लिक कंपनी। और अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो? अच्छा, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है? चैरिटेबल ट्रस्ट वाली। करेक्ट, करेक्ट। देखो, दिस नेम इंक्लूडिंग फ्रेजेस लाइक इलेक्टोरल ट्रस्ट में बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी तुम्हारा उसी में आ गया, सेक्शन 8 कंपनीज में। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है बॉस? इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है तुमको नहीं पता? सर्च करो एक बार। अगर तुमको इलेक्टोरल ट्रस्ट नहीं पता ना, तो बस यहीं से कूदना तुमने, खिड़की खुली ना, ग्रिल तो नहीं है ना उधर पे? हाँ बढ़िया, सीधा रास्ता है नीचे तक के लिए, लंबा रास्ता लेना भी मत। रहने दे, अबे रहने दे, आज ही मरेगा क्या? छोड़ दे। कौन बोला अच्छा है? ये तेरा असली दोस्त है। बेटा तेरा नेट भी नहीं चल रहा है मतलब? अच्छा साला मेरे पास पासवर्ड नहीं है, रहने दे भाई। एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट का आप बताओ मेरे को, मतलब क्या होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का? बताऊंगा इसी में, जाओ सुनो, सुनो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑफिस कहां पे है? ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखा रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम देख के आप बता सकते हो कंपनी क्या कर रही है, वो इस क्लॉज की वजह से बता सकते हो। याद रखना, ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी क्या कर रही है, कौन सा धंधा कर रही है। यस, ये क्लॉज को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये लाइन देखना, सुनो। इफ एनी कंपनी हैज चेंज्ड इट्स एक्टिविटीज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम,
हो सकता है मेरा नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी को सिग्निफाई कर रहा हो कि एबीएस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैंने एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन से बदल के जूते चप्पल की दुकान डाली है, ठीक है, तो व्हाट शैल आई डू? इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद द एक्टिविटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। मतलब अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एबीसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम है, मैं कंस्ट्रक्शन करता था, कोविड आया, कंस्ट्रक्शन सब बंद हो गए, मेरे को धंधा बदलना पड़ा, ठीक है, मैंने उसका धंधा चालू किया, कौन सा है, हैंड सैनिटाइजर का, ठीक है, मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे नाम पे लिखा है, लेकिन मैं बना क्या रहा हूं, हैंड सैनिटाइजर्स, ठीक है। सो माई नेम इज नॉट मैचिंग विथ माई ऑब्जेक्ट, तो मेरे को नाम बदलना पड़ेगा। बहस नहीं, आप कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो कर सकते हो। सी योर मेन ऑब्जेक्ट शुड बी रिलेवेंट विद दैट। या तो अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखो कि उसमें कोई मतलब ही ना हो, नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट नेम वाली कंपनीज रख लो। अगर नहीं रखना, अगर तुम स्पेसिफिक नाम के साथ कंपनी रख रहे हो तो तुम्हारा वो क्लॉज तो चलना ही चाहिए, उसके साथ तुम और क्लॉजेस ले लो, वो क्लॉज बंद नहीं होना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी बोल। हाँ 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 तो गुजरात ऑक्सीजन, एल्काइल ऑक्सीजन ऐसे करके 5-6 शेयर थे, सब उठने लगे। ये शेयर एक महीने के अंदर 10,000 से 24,000 पहुंच गया। अबे तू मेरे को शेयर मार्केट मत बता, तू मेरे को लॉजिक बता। पता पड़ा ना उनको, नाम में तो ऑक्सीजन है ना, बॉम्बे अबे तो अंदर क्या करते हैं वो नहीं पता था ना। वो मेरे को पता है केस क्या था, सुनो सुनो सुनो, उनका एक छोटा सा हिस्सा था वो, ठीक है, ओनली 2% ऑफ द कंपनीज होल। तो देखा, तो ये 6 months बचे थे ना, तो ठीक है, वो उनका कंप्लायंसेस इशू है, वो आरओसी देखेगी। आरओसी शुड हैव इशूड अ नोटिस कि भैया आप कंपनी ऑक्सीजन बनाने के नाम से चल रही है, आपकी आपके नाम में ऑक्सीजन है, लेकिन आप बना कुछ और रहे हो, ठीक है, जबरदस्ती आपका शेयर प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, लेकिन दैट इज द कंसर्न ऑफ सेबी। वो सेबी का कंसर्न है शेयर प्राइस का इन्फ्लेशन। जो कंपनी के नाम का इशू है वो कंसर्न है इसका, आरओसी का। अबे मर्जी हमारी है मतलब क्या है? अबे घर का माल थोड़ी ना अपने, पैसे लिए तुमने। प्राइवेट लिमिटेड है क्या? पिट्टू द ढाबा प्राइवेट लिमिटेड है? हाँ, तो होटल तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छा चलो 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 चलो, देखो लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी की लिमिटेड बाय शेयर्स है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। फिर एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंडिंग अप, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके एसेट्स अपन वाउंड अप के टाइम पे ही लिक्विडेट करते। लिक्विडेट करने का मतलब बेचते। वो जोक बाद में सुनाना मेरे को जो तुमने बताया, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट और चार्जेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ये सब अपन देंगे। जो चार्जेस ऑफ लिक्विडेशन है उसकी कॉस्ट, जो बचेगा पैसा, जो एसेट से बेच के पैसा आया वो डेट्स में बचेगा, कटेगा, वेजेस जाएंगी, गवर्नमेंट का पेमेंट होएगा, उसके बाद जो बचेगा वो मिलेगा इक्विटी वालों को, वही बता रहा है। तुमको ऐसी भाषा में बताना पड़ता, ध्यान नहीं देते थे ना तुम लोग। कैपिटल क्लॉज, हाँ बिल्कुल, मराठी में थे, तेलुगु में थे, क्या टेंशन है यार, सब आती है अपने को। पागल हो गए क्या? हाँ, बोर्ड्स का आई गेस दे सकते, स्टेट बोर्ड का अलाउड है, स्टेट बोर्ड का अलाउड है, नहीं सीबीएसई में हिंदी अलाउड नहीं। हो सकता है यार, मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को सीबीएसई में जितना याद है इंग्लिश ही अलाउड है। नहीं नहीं, अबे तुम हिंदी में लिखोगे तो पागल हो जाओगे। हिंदी किसको अच्छी आती है यहाँ पे जरा बताना मेरे को, मेरे से अच्छी नहीं आ सकती, ठीक है, और मैं हिंदी में लिखना प्रेफर नहीं करता। मैं हिंदी में 10th में टॉपर था,
मेरे को 95 थे, हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज सब्जेक्ट में 99 आ ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकता मैं। बोलो। Get the opposite their names. मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनो सुनो। The memorandum shall state the amount of authorized capital divided into the shares of fixed amount and the number of shares with the subscribers to the memorandum have agreed to take indicated opposite their names. जिन जिन लोगों ने आपका कैपिटल खरीदा है, ठीक है, उसका नाम, बंदे का एड्रेस, ये आपको उसके बाजू में लिखना है। ठीक है, कि हो सकता है कि 1 लाख शेयर्स आपने इशू किए, 1 लाख शेयर्स में से हो सकता है 10,000 शेयर किसी ने लिए, 50,000 किसी ने लिए, 20,000 किसी ने लिए, तो ये सारे नाम अगेंस्ट द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर होल्डिंग, ये आपको लिखना है उसमें, नेम क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज में। ठीक है, अच्छा, जो शेयर्स होने चाहिए ना, दैट शैल नॉट बी लेस देन 1, मतलब आधा शेयर नहीं चलता। ये अपन ने पहले ही देखे कि अपन शेयर्स सिर्फ होल नंबर्स में बात करते हैं, फ्रैक्शन डिवाइड वगैरह कुछ नहीं चलता, एक शेयर मिनिमम चाहिए। ठीक है, ये कब दिक्कत आती है, अभी तो तुमको चिल्लर सी बात लग रही है, दिक्कत कब आती है, जब जैसे एमआरएफ का शेयर होता है, 80,000 90,000 का एक शेयर है, तुम्हारी इच्छा है आधा खरीदने की, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ बाहर के कर सकते, हाउ चलो चलो देखो, एसोसिएशन क्लॉज, इट कंटेन्स द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। मतलब एसोसिएशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप में देखे थे अपन ने, एक साथ आना, हर एक की इच्छा है कि भैया हम साथ आके कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज, द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड, आखिरी क्लॉज है। ठीक है, every subscriber to the memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken by him। ये तुम ऊपर वाले क्लॉज में भी कर रहे हो, ठीक है, एसोसिएशन वाले में भी कर दो फिर से। ठीक है, इन केस ऑफ अ 1 person कंपनी, द नेम ऑफ द पर्सन इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। किसकी बात कर रहा है, नॉमिनी की बात कर रहा है। ठीक है, कितने क्लॉजेस हो गए चिल्लर वाले, 6 क्लॉज है, बताओ जरा। नेम क्लॉज, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, एसोसिएशन। नॉर्मली सब लोग एसोसिएशन और कैपिटल भूल जाते हैं, नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस अच्छे से याद रहेगा तुमको, लाइबिलिटी भी अच्छे से याद रहेगा, ऑब्जेक्ट भी अच्छे से याद रहेगा, तुम एसोसिएशन और कैपिटल भूलोगे। ये 2 क्लॉज है जो तुम भूलोगे, एसोसिएशन हमेशा भूलोगे तुम लोग। ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन को ऐसे याद रखना कि भैया एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है और जो तुम्हारा कैपिटल में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, एसोसिएशन में सिर्फ तुम्हारा इंटेंट आता है, इंटेंट टू वर्क टुगेदर, कम टुगेदर। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ ऊपर से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा पूरा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस, अल्ट्रावायस अपन ने अभी देखा, वॉट एवर इज बियॉन्ड आवर पावर इज अल्ट्रावायस। मतलब अगर मेरे को ये लिखा है कि भैया मैं कमरे के बाहर नहीं जा सकता, और अगर मैं कमरे के बाहर जा रहा हूं तो आई एम डूइंग समथिंग विच इज अल्ट्रावायस टू मी, मेरे लिए अल्ट्रावायस है। तो वैसे ही कंपनी के लिए कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो कंपनी नहीं कर सकती। कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी है कि भैया मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मैं अगर कोई और धंधा कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली इट इज आउटसाइड माई पावर, क्योंकि मेमोरेंडम ही मेरा पावर को कन्फाइन और डिफाइन करता है। डिफाइन एंड कन्फाइन याद है, डिफाइन मतलब मेरे को दिखाता है और कन्फाइन मतलब मेरे को रोकता है इसके बाहर जाने से। ठीक है, सो मेमोरेंडम में जो लिखा है दैट इज कन्फाइनिंग मी टू दिस, कि इसके अलावा मैं जो भी करूंगा इट विल बी अल्ट्रावायस। हाँ, केस होएगा, बिल्कुल होएगा, 100% केस होगा अगर आप उसके बाहर जाओगे तो। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस वही बोलती है कि जो भी चीज आप कर रहे हो अगर आपके पावर के बियॉन्ड है तो उसके ऊपर फिर आपको पेनल्टीज और जो सब भरना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, इसका एक एग्जांपल देखो। मैं अभी केस नहीं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ है नहीं उसमें, अब बचा नहीं है उसमें, सिर्फ टेक्स्ट बचा है। सुनो, कहां गया रे, देखो एक बार ये पढ़ो, सुनो। When an act, सुनो, when an act is performed which though legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum, it is said to be ultra vires of the company.
ठीक है, हेंस इट विल बी नल एंड वॉइड। मतलब वैसे तो लीगल है वो करना, अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो जूते चप्पल बेचना लीगल है, लेकिन मेरी कंपनी के लिए लीगल नहीं है, मेरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज अल्ट्रा वायर्स टू माय कंपनी। बाकी सबके लिए लीगल है लेकिन मेरे लिए लीगल नहीं है। करो ना, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंड करो, अमेंड करके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दो कि भैया जूते चप्पल भी बेचूंगा मैं। ठीक है, अच्छा सेकंड, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। रैटिफाई का मतलब उसको करेक्ट करना, ठीक है, मिस्टेक को सही करना। रैटिफाई करना मतलब कोई भी चीज को सही करना। अब ये बोल रहा है कि भैया अगर कोई एक्ट आपकी कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है, कोई आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आपके पावर के बियॉन्ड है, तो उस चीज को आप सही नहीं कर सकते इवन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब आपने एक्ट कर लिया, उसके बाद आपने शेयर होल्डर्स का ओपिनियन लिया, सारे शेयर होल्डर्स बोले हाँ भैया कर ले, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद भी आप वो एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आप पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो आपके पावर में उस समय नहीं था। अब हो सकता है लेकिन उस समय नहीं था, तो उस समय करने के लिए आपको उसी समय चेंज करना चाहिए था, अब नहीं कर सकते। अभी भी वो अल्ट्रा वायर्स रहेगा क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, अच्छा, एंड ये एक्ट था कंपनी का, ये कंपनी उसको रेटिफाई नहीं कर सकती, ये एक्ट को कंपनी नहीं रेटिफाई कर सकती है। अब सुनना ध्यान से, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर्स, ये वाला जो ऊपर वाला एक्ट था ना, ये कंपनी के लिए अल्ट्रा वायर्स था, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज इज एन एग्जांपल, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है। ठीक है, ये बोल रहा है एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टर्स को अलाउड नहीं है। ठीक है, अश्लील बिहेवियर, ठीक है, वो डायरेक्टर्स को अलाउड नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स ने अगर वो किया तो इट इज अल्ट्रा वायर्स, उनकी पावर्स के बियॉन्ड है। कंपनी छोड़ देना तू 2 मिनट, कंपनी अलग चीज हो गई, मैं तेरे से अभी सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, वो मतलब नहीं है, अलग है। मतलब डायरेक्टर की पावर के बाहर था लेकिन कंपनी की पावर के अंदर है। इसका एग्जांपल देता हूं, सुनो। डायरेक्टर अगर रिजाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या उसको इस समय रिजाइन करना कंपनी से अलाउड नहीं है कि भैया एक टाइम पीरियड था आपका कि आपको 2 साल डायरेक्टरशिप में रहना है। ठीक है, और डायरेक्टर उससे पहले रिजाइन करने की कोशिश कर रहा है या उससे पहले जाना चाह रहा है, तो दिस एक्ट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर, लेकिन कंपनी उसको अलाउ कर सकती है जल्दी छोड़ने के लिए। ये पावर कंपनी के पास है कि उसको जल्दी अलाउ कर सकती है छोड़ने के लिए, लेकिन डायरेक्टर के पास ये पावर नहीं है। तो डायरेक्टर के लिए दिस इज, बट कंपनी के लिए दिस इज, यस। एग्जाम्पल समझा, उसकी वजह से ये केस समझा। ठीक है, सो बट इंट्रावाइज द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग। एक रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में आप उस एक्ट को इंट्रावाइज कर सकते हो। ठीक है, अब जमा ये चीज, चलो। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रावाइज द आर्टिकल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, इट कैन बी रेटिफाइड बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट कर रहे हो, मतलब आप कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट में अमेंड कर रहे हो जिससे आपकी इंटरनल वर्किंग चेंज हो रही है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल है लेकिन इंटरनल वर्किंग लिखी रहती है। ठीक है, आपको उसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, सो यू आर अमेंडिंग दिस आर्टिकल्स, वो आप रेटिफाई कर सकते हो। रेटिफाई का मतलब करेक्ट करना। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं पता है क्या तुमको? देखो 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये 3 रेजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन वैसे बोलते नहीं है, उसको ऑर्डिनरीज बोलते हैं। ये बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड मीटिंग में जो होता है, जो डायरेक्टर्स जब आपस में बैठते हैं, सारे डायरेक्टर्स जब आपस में बैठते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती। कभी सुना होगा तुमने पिक्चरों में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो ये वो मीटिंग होती है जिसमें वो लोग डिस्कशन करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज समथिंग जो
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता है। भैया आपको कोई नॉर्मल सी चीज़ करनी है, आपको कोई चीज़ का अप्रूवल लेना है, या आपको कोई डायरेक्टर्स से कुछ चीज़ पूछवानी है ईजीएम में, या आपको कोई इस पे अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डायरेक्टर्स का, तो दैट विल बी कमिंग अंडर ऑर्डिनरी। स्पेशल रेजोल्यूशन में कौन सी चीजें आएंगी? भैया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, कंपनी बंद करनी है, कंपनी बंद करनी है, हमको शेयर को स्प्लिट करना है, स्टॉक स्प्लिट करना है, बोनस इशू करना है, कुछ ऐसी अलग सी चीज करनी है जो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते। एक्सक्यूज मी। तो वो चीजें तुम्हारे स्पेशल रेजोल्यूशन में आएगी। अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में यू विल बी रिक्वायरिंग अ मेजोरिटी ऑफ 51%, स्पेशल में यू विल बी रिक्वायरिंग अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 75%। ये फर्क है, ठीक है। बोर्ड भी वही रहता है, ऑर्डिनरी में आ जाता है, वो बोलते नहीं है बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी बोलते हैं उसको, ठीक है। और बोर्ड को भूल ही जाओ यार, तुम याद ही मत रखो, बाद में चल के बोलोगे सर आपने बोल, दो ही रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी और स्पेशल, ठीक है। अच्छा देखो, however the disadvantages of this disadvantages of the doctrine outweigh the main advantage। मतलब डिसएडवांटेज कम है इस डॉक्ट्रिन के, एडवांटेजेस ज्यादा है। नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब कि भैया आपके शेयर होल्डर्स को एक प्रोटेक्शन दे रही है। वो क्या प्रोटेक्शन दे रही है? कि ये आपकी पावर्स के बियॉन्ड है, ये आप नहीं कर सकते, किस तरीके से राटिफाई कर सकते हो, आर्टिकल्स के बियॉन्ड क्या है, डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड क्या है, ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू द मेंबर्स इन रिस्ट्रेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डायरेक्टर, इट इज ओनली अ न्यूसेंस सो फार एज इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स एक्टिविटीज इन अ डायरेक्शन विच इज अग्रीड बाय ऑल। न्यूसेंस मतलब दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये कब तक सही है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? जब तक आपको डायरेक्टर्स की एक्टिविटी को रिस्ट्रेन करना है, मतलब डायरेक्टर्स को कुछ भी अलग सलग या उल्टा सीधा करने से रोकना है, तब तक ये डॉक्ट्रिन काम आती है। ये डॉक्ट्रिन दिक्कत कब देती है? जब आपको कोई भी कंपनी के डायरेक्शन बदलने में, मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज अभी जब अपन ने ऊपर ये डिस्कस किए थे, ये वाला पॉइंट कैन नॉट बी रैटिफाइड, मतलब आपने वो एक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज आपने जूता चप्पल बेच लिए, उसके बाद आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इस समय ये न्यूसेंस क्रिएट करती है ये डॉक्ट्रिन। ये वो डॉक्ट्रिन बोलती है कि भैया ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपने कर लिया एक्ट पहले और उसके बाद आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। इस समय ये न्यूसेंस क्रिएट करता है अल्ट्रा वायर्स, न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसका मतलब इस समय ये बोलता है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। इसमें लिखा है ना, इट कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस मतलब सबका, एक ने भी मना कर दिया तो नहीं चलेगा। यूनानिमस मीन्स एक एक बंदे का कंसेंट चाहिए, ईच एंड एवरी वन, ठीक है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनानिमस का मतलब, ठीक है। अच्छा ये सुनो, ये देखो, द पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज बीन डिफीटेड as now the object clause can be easily altered by passing a special resolution। अपन ने अभी डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको अमेंडमेंट अगर करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता, एसआर। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब जहां धंधा बदल रहे हैं, तो आपने सब मेंबर्स का अप्रूवल ले लिए, आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल दिए, तो अब आपके पावर के अंदर में आ गया, अब वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज बीन डिफीटेड बाय दिस, ठीक है। चलो यहाँ स्टॉप करते हैं आज, मेरे को स्टॉप करना है। अरे यार आदत हो गई हो।